I hope you all are doing great in your life. In today's video, I am going to discuss about the next topic of spectroscopy, that is X-ray diffraction. तो डाइफ्रैक्शन में हम एज सच सॉलिड स्टेट काफ़ी वास्ट टॉपिक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर द होल टॉपिक. So that's why I decided to focus only on the syllabus topic only. So let's start with first topic, that is मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं या इंडिसेस है क्या. This law states that the intercept on any face of the crystal along the crystallographic axis either equal to unit intercept. तो हम सीधा लैंग्वेज पे बात करते हैं. यहाँ पे क्या होगा, अब आपको अगर मिलर इंडिसेस पे नोट लिखना होगा तो आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मिलेगा. क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है, जब भी जैसे हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं अपनी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, इन द सिमिलर मैनर हम अपने क्रिस्टल को प्लेस करते हैं 3 एक्सिस के अंदर. दीज एक्सिस आर अगेन सेम एक्स वाई जेड. तो इन एक्सिस को जहाँ पे हमने अपने क्रिस्टल को प्लेस किया है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. नथिंग डिफरेंट. जो एक्सिस हम कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वही हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है. यहाँ पर क्या होगा, आपके जो क्रिस्टल को जब आप प्लेस करोगे तो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स में इंटरसेप्ट आएंगे, जिसको हम इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, हमारे अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे सपोज पी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक्स वाई जेड उसका कोई कोऑर्डिनेट है. उस एक्स का अगर आपके पास पॉइंट है 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू 2, दैट मीन्स यहाँ पे आप उसका इंटरसेप्ट क्या है, कितना बोलोगे, 2. क्लियर. उसी तरह से वाई एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट आएगा बी, तो उसके लिए आप जैसे 3 हमने 2 3 4 कंसिडर किया है, और जेड एक्सिस के लिए हमारे पास जो इंटरसेप्ट आएगा दैट इज़ 4. तो ये आपके पास है रैशनल इंडिसेस. अभी इस इंटरसेप्ट को यूज़ कैसे करना है वो मिलर इंडिसेस में देखेंगे. मिलर इंडिसेस आर सेट ऑफ इंटीजर्स एच के एल. बेसिकली क्या है, आपके पास मिलर इंडिसेस की पोजीशन आपने मिलर इंडिसेस असाइन किया है. उससे पहले आप उसे बनाओगे कैसे. सबसे पहले प्रिपेयर अ 3 कॉलम टेबल विद द यूनिट सेल एक्सिस एट द टॉप ऑफ द कॉलम. साथ साथ में आप क्या करना कि जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बोल रही हूँ आप इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करना. सबसे पहले आपने 3 कॉलम टेबल प्रिपेयर करना है एट द टॉप ऑफ द कॉलम. तो यहाँ पे आपने ए बी सी इंटरसेप्ट मेंशन कर दिया. एंटर इन ईच कॉलम द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन विद 3 एक्सिस. जो भी वैल्यू हमें दी गई है, जैसे हमें इंटरसेप्ट दिया गया है 2 3 4, तो हमने 2 3 4, यहाँ पे 2 3 1 है, हमने उसे असाइन कर दिया. उसके बाद आप क्या करोगे, इन्वर्ट ऑल द नंबर्स. जो आपने नंबर्स अभी किए हैं 2 3 4 2 3 1, इसको एग्जैक्टली इन्वर्ट कर दो. 1/2 1/3 1/1. क्लियर. उसके बाद आपके पास अभी फ्रैक्शन कैसे चल रही है, 2 3 इज़ द 6. इसमें इनका एलसीएम हमारे पास 6 आएगा. उस 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो. 6 1 द 1. 6 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होके फैक्टर आया 2, और 6 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर आया आपके पास 3. देन 3 to 6 विल बी योर मिलर इंडिसेस. क्लियर. अगर आपको एग्जाम में दोनों तरीके से बोला जा सकता है. आपको मिलर इंडिसेस दिया हो, दे विल आस्क यू अबाउट द इंटरसेप्ट एज वेल. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मिलर इंडिसेस मिला, फिर आप उससे क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे. उसके बाद आपने अपने इंटरसेप्ट तक वापस पहुंचना है उसके एलसीएम से डिवाइड करके. क्लियर. तो आप रिवर्स भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो. तो यही आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. जैसे ए बी सी था, तो आपके पास इंटरसेप्ट, वहाँ से इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, उसका कॉफिशेंट. ए का कॉफिशेंट 1, बी का कॉफिशेंट 1, सी का कॉफिशेंट 1. उसके बाद आप इन्वर्ट कर दोगे फिर भी 1. उसके बाद आप रैशनल ले लोगे फिर भी. तो हमारे पास इसका मिलर इंडिसेस क्या हो गया, 1 1 1. 6 3 बी 6. तो यहाँ पे क्या करोगे, 6 3. सी के लिए क्या लिखोगे, 3. तो आप इसे इन्वर्ट कर दोगे, फिर आप एलसीएम लोगे. एलसीएम हमारा 6 आया, तो जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे सबके साथ, तो आपके पास 1 to 2 विल बी योर मिलर इंडिसेस. तो इन दिस मैनर यू आर एबल टू कैलकुलेट ऑल द इंटरसेप्ट. यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे जो बार लिखा होगा दैट विल बी टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर इंटरसेप्ट इज़ इन द नेगेटिव क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के नेगेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है. तो उससे आपको पता चल जाएगा. ये था आपके लिए मिलर इंडिसेस का.
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द क्रिस्टल सिस्टम। आपके पास इंटरप्लेनर सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला है, मैंने भी आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो इटसेल्फ बहुत वास्ट है। आपके सिलेबस में इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए दो क्रिस्टल प्लेन्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल इट एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये क्यूबिक सिस्टम के लिए ये है, टेट्रागोनल सिस्टम के लिए ये है, ऑर्थोगोनल के लिए ये है। आपने सॉलिड स्टेट के अंदर 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम किए होंगे, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक लाइक। तो यहाँ पे सिर्फ 3 के लिए मेंशन किया है, आप 7 के लिए भी कर सकते हो अगर आपने बीएससी में उसे पढ़ा हुआ है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट है मिलर इंडिसेस और ब्रैग्स इक्वेशन। सीधा ब्रैग पे ही चलते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन सबसे पहले ब्रैग ने डिस्कवर की थी, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ब्रैग्स इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, it suggested that the possibility of diffraction of X-ray by crystal. The reason for this suggestion that wavelength of X-ray was of about same order of the interatomic distances in the crystal. आप किसी भी वेवलेंथ का एक्सरे हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं इंटरप्लेनर सिस्टम, इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड आउट करने के लिए, डी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जो एक्सरे है वो हमारे इंटरप्लेनर सिस्टम के कंपैरेबल वेवलेंथ होती है। जो हमारा एक्चुअल यहाँ पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस होगा उसी रीजन की हमारी एक्सरे वेवलेंथ होती है। दैट्स वाई वी रेफर एक्सरे ऑलवेज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ब्रैग्स इक्वेशन पे चलते हैं। Bragg pointed out that unlike reflection of ordinary light, the reflection of X-ray can take place only at a certain angles. जैसे हमारे पास नॉर्मल जो लाइट होती है वो हर एक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हमारी जो एक्सरे है वो सर्टेन एंगल्स पे ही रिफ्लेक्ट होती है, विच आर डिटर्मिन्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इन द क्रिस्टल्स। जो हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, the fundamental equation which gives a simple relation between wavelength of the X-rays and the interplanar distance in the crystal angle of reflection is known as Bragg's equation. यहाँ पे जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती हैं वो हम ब्रैग इक्वेशन के थ्रू उस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आपका जो ये आपने क्रिस्टल प्लेन्स शो किए हुए हैं, आपने अपनी लाइट इंसिडेंट की, कुछ लाइट क्या होगी सरफेस से ही टकरा के साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट द एंगल थीटा आपने इंसिडेंट किया। कुछ लाइट की जो बीम्स होंगी वो पेनिट्रेट कर जाएंगी, क्रिस्टल सरफेस के अंदर चली जाएंगी, लेकिन वो भी किसी एटम के साथ स्ट्राइक करके वापस हो जाएंगी। तो उसके दौरान जो हमारी पाथ लेंथ का फ़र्क आया है हमें उससे कैलकुलेट करना है। आपने थीटा पे लाइट को इंसिडेंट किया, आपके जो क्रिस्टल प्लेन्स हैं उनके बीच डिस्टेंस है डी, तो हमने बेसिकली वो पाथ लेंथ है जो उसको फाइंड आउट करना है कि वो पाथ लेंथ कितनी है। तो ये सब कुछ लैंग्वेज में हम इसे वर्ड टू वर्ड रीड आउट कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द फिगर रिप्रेजेंट द पैरेलल प्लेन्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू डिस्टेंस डी। Suppose a beam of X-ray fall on the crystal at a glancing angle theta. Some of these rays will be reflected from the upper plane at the same angle theta, while some others will absorb or reflected from the successive layers. वो उसके कुछ तो होगी, जैसे आपने थीटा पे इंसिडेंट किया साथ के साथ वो थीटा के एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो गई, वो हमारे सरफेस की है। कुछ अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएंगी जिन्हें वो सक्सेसिव लेयर्स बोल रहा है, उसके बाद वाली लेयर्स। लेट द प्लेन ए बी सी एंड डी ई एफ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट। या साथ साथ में आप डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ओ एल और ओ, और हमारे पास ये वाला है ओ एन। तो यहाँ पे आपने क्या डिस्कस किया, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ किसके इक्वल आएगी, एल एन प्लस एन एम। वो किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर 2ln, क्योंकि हमारा ln और nm दोनों इक्वल हैं, वो एन लैम्डा के इक्वल आ गया। और ln क्या जो डिस्टेंस है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक छोटी इक्वेशन लेके इससे आप उसका थीटा का ln का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास जो ln आया वो आया d sin थीटा के इक्वल।
तो इसका मतलब हमारी ब्रैग्स इक्वेशन क्या हुई है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, वेयर n इज़ इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो हमने जो सेटअप किया था वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। X-ray diffraction technique is used in the study of crystal for two types known as rotating crystal technique and the powder technique. Both the techniques make use of X-ray diffractometer. आपके सिलेबस में आई गेस रोटेशनल नहीं है, पाउडर मेथड है, तो हम पाउडर मेथड को डिस्कस करते हैं। पाउडर मेथड में क्या है, इसे डेबाय-शेरर मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर द पाउडर मेथड इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर द क्रिस्टल विद सिंपल स्ट्रक्चर। द पाउडर इन फैक्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स विच आर ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट एक्स-रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम ऑल सेट ऑफ प्लेन्स। तो वहाँ पे हमारे पास जो रोटेटिंग क्रिस्टल है उससे जब हम यहाँ पे रखते थे सैंपल को, तो हमें उसे खुद रोटेट करना पड़ता था, हर एक एंगल पे स्लिट को रोटेट करना पड़ता था, सिर्फ वही हमें डिस्टेंसेस मिलते थे। लेकिन पाउडर मेथड का बेनिफिट क्या है, हम क्रिस्टल को इतना पाउडर फॉर्म में, इतना फाइन फॉर्म में कर देते हैं कि वो खुद ही कैपेबल है अपने आप को रोटेट करने में हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें काफ़ी मिलर इंडिसेस के जो डिस्टेंसेस है वो ईजिली पता चल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर मेथड। The scattered rays are detected by using X-ray sensitive film. The principle of method is the substance to be examined in finely powdered and kept in the form of cylindrical inside a thin glass tube. आप क्या करते हो, अपने सैंपल को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करते हो और उसे प्लेस करते हो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में। इन ऑर्डर टू कवर द मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस सैंपल को प्लेस करते हो एक रोटेटिंग डिस्क के अंदर। फिल्म वो ऐसी फिल्म है जो काफ़ी सेंसिटिव है एक्सरेज के लिए। द नैरो बीम ऑफ एक्सरे इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द पाउडर। तो ओरिफिस के थ्रू हमने सैंपल पे एक्सरे डाल दी। द डाइफ्रेक्टेड एक्सरे टेक्स अ स्ट्राइप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज इन सम फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। तो हमारे पास जो सैंपल में जो वो भी आएंगे, वो भी हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हमारी रेडिएशन स्ट्राइक करती रहेंगी उसी तरह से हमारा जो फिल्म है वो उसे नोट डाउन करती रहेगी। In this method, no rotation is necessary since the powder sample already contain microcrystal arranged in all possible orientation. जो हमारे यहाँ पर आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो माइक्रो की फॉर्म में, साइज़ कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। जैसे ही hence a large number of them have their lattice planes in correct position for maximum X-ray reflection to occur. तो उनकी कोशिश क्या रहेगी, जब भी आप लाइट इंसिडेंट करो, एक्सरे बीम इंसिडेंट करोगे, तो वो जो माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, वो ग्रैनुअल्स हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे सो दैट कि जब आप एक्सरे बीम वहाँ पे इंसर्ट करो तो मैक्सिमम वो रिफ्लेक्शन कॉज करें और आपको अपना स्पेक्ट्रा, डाइफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा मिल जाए। These distances are converted into scattering angles to be used in Bragg's equation. फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंसेस आ जाएंगे, इन डिस्टेंसेस को हम उनके जिस एंगल पे स्कैटरिंग एंगल, यहाँ से स्कैटरिंग एंगल हमें पता चल जाएगा, वहाँ कन्वर्ट करके ब्रैग्स इक्वेशन से हम अपने जो रिजल्टिंग जो पेंडिंग वेरिएबल होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, ये HKL आपके पास मिलर इंडिसेस है। तो यहाँ पर जो रोटेटिंग में था वहाँ पर हमारे पास कुछ सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही जो हमारी बीम हम इंसर्ट करते थे, सिर्फ स्पेसिफिक प्लेन्स के बारे में ही बताती थी, उसके अलावा के जो इंटीजर थे उनके बारे में वो नहीं बता रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मिलर इंडिसेस की रेंज है वो इंक्रीज़ हो गई है आगे से। क्लियर? तो अभी हमारे पास जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन। मैंने ये दोनों टॉपिक्स भी इसी बुक से प्रिपेयर किए हैं, पठानिया की बुक से। स्टिल इसके शॉर्ट नोट्स मैंने पहले बना रखे थे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग नोटबुक। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन क्या है, जैसे हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन में भी किया है, जैसे हमने सैंपल लिया वहाँ पे हमने एक्सरे इंसर्ट किया, तो एक्सरे हमें बताती थी कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से हम अपने जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन थी किसी भी एलिमेंट की वो इजीली कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। तो अभी थोड़े सा टाइम के साथ चेंज होने के साथ हमने अपनी टेक्निक्स भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर ली। तो इंट्रोडक्शन हुई है इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा अगर हमने
HMeV हमने क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमने अपने जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसे एक्सरे की बीम की कंपैरेटिव एनर्जी से कंपेयर करना है, क्योंकि हमने क्या देखा कि एक्सरे में टेंडेंसी है कि वो एटम के साथ पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करके हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न प्रोवाइड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। तो हमने क्या किया, अपने टेक्निक को एक्सरे की जगह हमने कौन सी बीम तैयार कर दी, इलेक्ट्रॉन की बीम कर दी। तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और एक्सरे के जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट चार्ज्ड। तो यहाँ पर फ़र्क आएगा, उस हिसाब से हमारे जो हम इस स्ट्रक्चर से इन्फ्रेंसेस निकालते थे उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने जो इलेक्ट्रॉन का बीम है उसकी कंपैरेबल एनर्जी की है एक्सरे के विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो H/MeV हमने ये यूज़ किया। तो हमने अपना पोटेंशियल वेरी करके लैम्डा की वैल्यू वेरी करनी शुरू कर दी, जिससे हमने कितना रेंज तैयार कर लिया, 12 पिकोमीटर का। द एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड सुटेबल फॉर द मॉलिक्यूलर डाइफ्रैक्शन। नाउ आर बीम इज़ सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। वो उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि अब वो हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है किसी भी एटम का। जनरली दी स्टडीज़ यूटिलाइज 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चले थे, हम अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल डिफरेंस को 40 तक लेके जा सकते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन आर चार्ज दे आर स्कैटर्ड स्ट्रांगली बाय देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो और डेफिनेटली एक चार्ज जब न्यूट्रल स्पीशीज़ से टकराता है तो इतना पेनिट्रेशन हमें पता नहीं चलता, इतना स्पेक्ट्रा क्लैरिफाई नहीं होता। लेकिन जब एक चार स्पीशीज़ के साथ ही स्कैटर होगी तो उसकी स्कैटरिंग जो एंगल है, स्कैटरिंग पावर है, वो ज़्यादा होगी। सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग द मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट हेल्ड ऑन द सरफेस। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है ये हमें सरफेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे जो एटम का सरफेस, जो हमारे पास क्रिस्टल प्लेन का या जो एटम का सरफेस है वो कैसा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ आके इंसर्ट होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से उसे साथ के साथ ही स्कैटर कर देंगे, जिस वजह से जो हमारे इनर साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में जो हमें एक्सरे बता देती थी, एक्सरे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी वैसे वैसे हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न प्रोवाइड कर देती है डिटेल फॉर्म में। तो इस डिटेल फॉर्म के पैटर्न को हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। क्लियर? ये हमें सिर्फ सरफेस के बारे में बताएगी, सरफेस के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और सरफेस से ही वापस हो जाएगी। थ्योरी में आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने डेरिवेशन कर रखी है, ये डेरिवेशन मैंने नेट से एज सच नोट डाउन की थी, तो आप भी सीधा इसके रिज़ल्ट ही मेंशन करोगे। जैसे ये यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट बीम दिया हुआ है, आपने XYZ अगेन हमारी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक थीटा और फाई इंसिडेंट बीम के साथ हमारे एटम की जो इंट्रैक्शन हुई उस वजह से A और B का डिस्टेंसेस और उसका जो पाथ लेंथ है, बस आपने ये याद रखना है, वो इसकी इक्वल है 2π/λ इंटू डेल्टा। क्लियर? आपने कोई और डेरिवेशन नहीं करनी यहाँ पे। उसके बाद आपको है इफ़ A एंड B आर आइडेंटिकल देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ P विल बी A इक्वल्स टू A0 प्लस 2πi डेल्टा बाय लैम्डा। तो इंटेंसिटी हमारी किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल है। तो हमने वहीं पे वो वैल्यूज़ फिल करी क्योंकि हमने यहाँ से रिज़ल्ट देख लिया था कि A किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड एट P जो हमारा फॉर अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है सिंपल मॉलिक्यूल्स जहाँ पे हमने इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल है, तो आप इस वे से उसकी फाइंड आउट कर सकते हो इंटेंसिटी। लेकिन जब आपके पास मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स होंगे देन द इंटेंसिटी विल बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्स इक्वेशन। तो इसकी इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, Fi/Fj sin SRij/S। तो Rij क्या है, पेयर ऑफ न्यूक्लियाई सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो हमारे पास दो न्यूक्लियाई का पेयर होगा, वो एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उसको हमने Rij से डिनोट किया है। Fi और Fj क्या है, स्कैटरिंग फैक्टर्स हैं ith और jth एटम के। तो ये डेरिवेशंस आपने कुछ नहीं करना,
सिर्फ रिजल्ट सीधे याद रखने हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। वी कैलकुलेटेड इट एज फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग पैरामीटर एस इजिकल्स टू 4 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा बाई 2 और स्कैटरिंग थीटा इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने CHF3 का प्लॉट ड्रॉ किया था, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आया था एक्चुअल में, और एक्चुअल में जो हमारे पास CF के एंगल्स आ सकते थे, स्कैटरिंग एंगल्स। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, जो हमने कैलकुलेट किए हैं और जो हमने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रा मिला है उसकी रेंज सेम है कंपैरेटिवली। CF के एंगल इसी के बीच में होता है। अब भी बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एज अबव सेड इन प्रिंसिपल दैट इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द स्टडी अबाउट सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इन गैसियस स्टेट। तो जो हमारी एक्सरे डाइफ्रैक्शन है उसमें क्या है, हम सिर्फ सॉलिड स्टेट की, हमारा क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए तो हमारी ब्रैग्स इक्वेशन काम करती है, अदरवाइज़ हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन काम कहाँ करती है, गैसियस स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को अगर आप थिन फिल्म में फिट कर दो अपने लिक्विड सोल्यूशन को, तो ये आपको उसका भी स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर देगी। द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैम्पल प्लस अ वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट कंबाइंड टू रिक्वायर अ शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड। आप अपने सैंपल पर इलेक्ट्रॉन की बीम को सिर्फ 1/10 सेकेंड के लिए एक्सपोजर करते हो, तब भी आपके पास एक डिटेल और क्लैरिफाई फॉर्म का स्पेक्ट्रा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सरे डाइफ्रैक्शन। इट इज़ यूज़ फॉर, क्योंकि जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं वहाँ पर टाइम बहुत मैटर करता है। जो टेक्निक हमें विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हमें स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर देती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने HPLC पे जब काम किया था, तो HPLC पे हमें अपने सैंपल को फॉर 60 मिनट्स 70 मिनट्स रन करना पड़ता है, सो दैट वी आर एबल टू गेट आउट द एक्चुअल पीक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें किसी भी स्पेक्ट्रा की टेक्निक के फेमस होने के पीछे उसका टाइम फैक्टर है और कॉस्ट फैक्टर है। क्योंकि जैसे अभी ये 1/10 सेकेंड सिर्फ इसे चाहिए आपके सैंपल को एनालाइज करने के लिए, तो इतने टाइम में आपके पास आपका स्पेक्ट्रा आ भी जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूजफुल टू इवेल्युएट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। एक्यूरेसी ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन इज़ कंपेरेबल टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सरे। तो हमने जैसे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल गैसियस सैंपल में फाइंड आउट किए हैं, जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास, वैसे ही कंपेरेबल हमने डिस्टेंसेस एक्सरे की हेल्प से भी फाइंड आउट किए हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग द इंटीरियर्स ऑफ सॉलिड सैंपल। इफ़ यू वांट कि आपने इंटीरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर के अरेंजमेंट को फाइंड आउट करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने बोला कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं, डीप नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते इनसाइड द न्यूक्लियस। दैट्स वाई वी डू नॉट गेट एनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसाइड द क्रिस्टल और न्यूक्लियस। Since diffraction of electron by gaseous molecule depend upon the distance between the atoms in a molecule, since gaseous molecules are randomly oriented relative to electron beam. Diffraction consists of concentric rings. There is an appreciable amount of background scatter if the electron beam with result bands are poorly resolved. तो यहाँ पे क्या है, कहता है गैसियस जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे जो वो भी डिस्टेंस तो डिपेंड करता ही है। हमने गैस H2 अगर गैस है तो डिस्टेंस तो H बॉन्ड में है ही, लेकिन जो हमारा सॉलिड है वो बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में होता है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करता, और जो हमारा डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो कंसेंट्रिक रिंग का, और इतना बैकग्राउंड स्कैटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड स्कैटरिंग की वजह से कई बार हमारे पास जो पैटर्न निकल के आता है उसे हम इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं कर पाते। सिंस एक्सरे स्कैटरिंग पावर फेयरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, हमें पता है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एक्सरे की जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं उनका नंबर भी बढ़ते जाता है, स्पेक्ट्रा हमारा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। लेकिन हमारे पास जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के लिए और यूरेनियम के लिए हमारे पास 92 के ऑर्डर का उसके एटॉमिक रीजन का ही चला जाता है। While in electron diffraction, number of different rings observed is usually much less than X-ray diffraction.
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिंग्स हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, वो उनका नंबर कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही इंट्रैक्शन हुई है, तो इस हिसाब से हमारे रिंग्स भी कम होंगी। एक्सरे में क्या है, रास्ते में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक्सरे में खुद का कोई चार्ज नहीं है, रास्ते में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबके साथ इंट्रैक्शन करके आपको कंसेंट्रिक रिंग दे देगा। अभी कॉमन कंपाउंड जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन यूज़ किया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डिड्यूस करने के लिए निकल कार्बोनिल 4 की, डायमेरिक स्ट्रक्चर एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रूव करने के लिए, सिस और ट्रांस क्लोरो डाइब्रोमो के फाइंड आउट करने के लिए थीन्स में। रिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ से हमने प्रूव किया कि हमारा जो एजो कंपाउंड है दैट विल ऑलवेज अलाइन इन अ लीनियर पोजीशन, नॉट इन अ रिंग। वो रिंग की फॉर्म में अटैच नहीं होता, लीनियर चेन की फॉर्म में अटैच होता है। Interatomic distances are determined which are in good agreement with those determined by Pauling's additivity. हमने जो distances find out किए interplanar distances with the help of Pauling's additivity theoretical concept से, वही सेम कंपेरेबल हमारे interplanar distance हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन के हेल्प से फाइंड आउट किया। That's all about this topic. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन।